तो प्यारे बच्चों, 4वीं मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी जो अपनी क्लासेज चल रही थी चैप्टर फर्स्ट की जो वास्तविक संख्याएं हैं, वहां पे हमने अभी तक जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित जो प्रयोग पढ़ रहे थे कि उससे गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना, और उसके आधार पर हमने एक उसका अनुप्रयोग पढ़ भी लिया है कि एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। और हमने शुरू में चर्चा की थी कि अंगणित के जो ये गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड से क्या क्या कर सकते हैं। एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। दूसरी चीज हमने वहां भी लिखी थी कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करना। तो सिद्ध कैसे किया जाए, वो भी तो एक सवाल होता है, तो वो भी हमने देखा। तो उस पर देखते हैं हम आगे कि जो अपरिमेय संख्या, तो दूसरा रिजल्ट था। और एक तीसरा रिजल्ट और भी था इसका, वो हमारे यहाँ नहीं है, 9th में है कि कोई भी जो संख्या है वो शांत है अशांत है, लेकिन उसका रिजल्ट अपने यहाँ है नहीं, तो उस पर अपनी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा जो अंगणित का अनुप्रयोग बोलते हैं, देखो अब ये हम नहीं देखते। हम क्या देखते हैं वहां पे रोजाना कि जो सीधा हम रिजल्ट पढ़ लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये अनुप्रयोग है। इस प्रमेय का प्रयोग करना, अनुप्रयोग मतलब इस प्रमेय के द्वारा हम और कितना सरलीकरण कर सकते हैं इन्हीं चीजों को। अब बैठ के तो आप किन्हीं भी दो संख्याओं के ऐसे एलसीएम से पूरा दिन लगा दो, लेकिन मैथ क्या करती है, उनको सरलीकरण, ज्यादा जल्दी से सोल्व करना, टाइम कंज्यूम करने का जो समय बचाना भी है, और ज्यादा जो माइंड यूज करके इन चीजों को देखना। तो अब हम जो इसका दूसरा अनुप्रयोग है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमने बोल तो दिया कि ये जो संख्या है, कोई भी √2 है, √3 है, हमने लिखा था √5 है। तीन ही अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो हम देखेंगे। तो ये अप्रीमेय संख्या है तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे है, क्यों है, वो देखना जरूरी था। तो वो इसी आधारित है। तो उससे पहले हम एक इस पर चर्चा करते, तो अप्रीमेय संख्याओं पे हमने काफी पहले चर्चा भी कर ली है, बात कर ली है इस पर हमने। अप्रीमेय संख्याएं, जिसको हमने बोला था इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसको, अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। और अप्रीमेय संख्याओं पे हमने, तो अप्रीमेय संख्याएं हमने कौन सी ली थी, एक तो पाई था। पाई का हालांकि प्रूफ बहुत बड़ा है, तो वो अपने यहाँ है भी नहीं। √3 है, √5 है, √7 है, ये सारी अप्रीमेय संख्याएं हैं। और है कैसे, एक जो अशांत संख्या थी, तो इनको हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक थ्योरम पढ़नी होती है। सबसे पहले हम उस थ्योरम पर ही चर्चा करेंगे। तो देखो, उस थ्योरम को देखते हैं और वो थ्योरम क्या कहती है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ तो इसका नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देखो कि पी कोई एक अभाज्य संख्या है। पी एक, मैं लिख देता हूं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। पी कोई एक अभाज्य संख्या है। पी एक कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है तथा यदि तथा पी ए स्क्वायर को विभाजित कर, पी क्या करती है, ए स्क्वायर विभाजित करती है, तो पी ए को भी विभाजित कर, तो पी ए को भी विभाजित, जहां ए क्या है, एक धनात्मक पूर्ण। ये इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, अब चर्चा करते कि पी कोई भी एक अभाज्य संख्या है, या कोई और लिख लो कोई, तो कि पी कोई भी एक अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या हमें पता है, काफी डिस्कस किया, 2, 3, 5, 7, जो भी 11, 13, 17, 21, नहीं 21 तो नहीं है, 19, 23, ऐसी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है। अनंत अभाज्य संख्या होती है जिनको गिना नहीं जा सकता। तथा पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। मतलब एक एक लाइन को देखना होता है, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धनात्मक वाले। मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। तथा पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। दिया हुआ क्या है, अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है। दिया हुआ तो है कि पी एक कोई भी अभाज्य संख्या, साथ में पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीजें दी हुई है। और सिद्ध क्या करना है, पी ए को भी विभाजित करता है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या है कि
दो के स्क्वायर, दो कोई पूर्णांक, दो के स्क्वायर को विभाजित करती है कोई भाज्य संख्या, तो पी दो को भी विभाजित करती है। क्या स्टेटमेंट कहने का मतलब ये होता है, पी तीन के स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी तीन को भी विभाजित करती है। कोई भाज्य संख्या यदि तीन के स्क्वायर को विभाजित करती है तो पक्का तीन को भी करेगी। ये इसका कहने का मतलब है। किसी का भी 10 का स्क्वायर है तो पी यदि 10 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी 10 को भी विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है। तो हम देखेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है क्या दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्या दिया है, पी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है तथा पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ये दिया ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई दिया क्या, ए कोई ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो ये चीजें हमें दी हुई है। अब यदि ए धनात्मक पूर्णांक है तो यहां जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कैसा भी हो, उसके हम अभाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक है तो अभाज्य गुणनखंड एक हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो माने अतः चूंकि किससे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ये जो धनात्मक पूर्णांक है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, हमें सिद्ध करना है पी ए को विभाजित करता है। अब यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो हो कितने पर, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो किए जा सकते हैं। अतः माना, अतः ए बराबर, अब गुणनखंड होंगे तो कुछ ना कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P1 P2 सारी के अभाज्य गुणनखंड है तो P1 N क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखो हमें कोई प्रॉपर संख्या नहीं दी थी, कोई भी ए धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे मान लो ए 6 है तो ए 6 धनात्मक पूर्णांक होता है यहाँ, तो ए का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होती। भाई कितने हो सकते हैं वो तो हमने लिया है, एन सामान्य रूप लिया है कि कितने, जितने भी गुणनखंड हमने अपनी मर्जी से एन ले लिए। ए मान लो 10 होता तो ए बराबर किसके रूप में व्यक्त हो जा सकता था, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में व्यक्त हो सकता। ए मान लो 20 है तो ए के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो ऐसा ही है, हमें दिया गया है कि ए धनात्मक पूर्णांक है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो अंकगणित के आधार प्रमेय से ए यदि धनात्मक पूर्णांक है तो ए को अभाज्य गुणनखंड, ए के क्या होते हैं, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो हमने कर दिया कि ए बराबर माना क्या है, P1 P2 P1 N है, जहां P1 P2 क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। या तो ये हो गया। अब यहां हो गया, अब हमें दिया क्या है, वास्तव में हमें दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां से ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इन सब का क्या बन जाएगा, वर्ग, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, ऐसे लेकर Pn का स्क्वायर। क्या बन गया, ए स्क्वायर ए, यदि ये मान लिया ए के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हमने, तो ए स्क्वायर ये बन गया। और अब अपने को जो दिया हुआ है उसको यूज करना है। क्या दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि पी किसको विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। कोई एक संख्या दी हुई थी कि ए स्क्वायर को, और हमने जब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि एक रिजल्ट आता है कि कोई जो भाज्य संख्या है कि उसके गुणनखंड में
उसका कोई अभाज्य गुणनखंड है तो वो उस संख्या को विभाजित करता है। और यदि कोई अभाज्य संख्या किसी जो भाज्य संख्या को विभाजित करती है तो वह पक्का उसके गुणनखंड में होगा। पक्का क्या होगा? हमने दोनों चीजें बताई थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड में है किसी संख्या के तो पक्का वो उस संख्या को विभाजित करता है, हमने उस दिन भी बताया। और यदि कोई संख्या, जैसे कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो वह पक्का अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड में या उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। ये दोनों चीजें। तो यहां से देखो पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब पी ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। भाज्य गुणनखंड है और पी ए स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब पी किसी न किसी P1 P2 P1 n में से ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड मतलब उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं कौन सी है? P1 है, P2 है, रिपीट तो हो रही है लेकिन P1 P2 Pn है, तो यह इसके अभाज्य गुणनखंड में है। पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, अतः क्या होगा? पी P1 से लेकर Pn में से कोई एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। तो यहां तक देखो तो P पक्का P1 P2 इनमें से ही कोई एक है। जब यहां है तो हमने देखो A क्या माना था? A बराबर था P1 P2 से लेकर Pn, A के गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड। तो इसका मतलब P P1 P2 में से एक है तो P A के भाज्य गुणनखंड में भी है। तो P किसके भाज्य गुणनखंड में है? क्योंकि P A के भाज्य गुणनखंड में P1 P2 Pn ही तो है। इसका मतलब P किसके गुणनखंड में है? A के भाज्य गुणनखंडों में भी है। तो देखो अतः P यहां से लिख लो, चूंकि A बराबर क्या है? P1 P2 गुणा में है से लेकर Pn, अतः P A के भाज्य गुणनखंड में है, गुणनखंड में, क्योंकि P P1 P2 n में से ही तो है तो गुणनखंड में विद्यमान है। यदि P किसी भी संख्या की, मैंने कहा था यदि कोई संख्या किसी के भाज्य गुणनखंड में विद्यमान है तो वह उसको क्या करता है? P उस संख्या को विभाजित करता है, अतः P A को विभाजित करता है, P A को विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो वही चीज दोबारा से देखेंगे हम, यदि इस पर चर्चा करें तो हमें क्या दिया हुआ है कि P कोई भी एक अभाज्य संख्या है, P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P उस संख्या A को भी विभाजित करती है जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। और हमने एक चीज वहां पहले भी देखी है फिर कि यदि कोई भाज्य संख्या के गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है, तो वह उस संख्या को विभाजित करता है, या कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो पक्का वह उसके अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित होता है। उसी से हमें लेना है। तो चूंकि दिया हुआ है P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करती है, सिद्ध करना था। दिया हमें क्या है कि P एक अभाज्य संख्या तथा P A स्क्वायर को विभाजित करती है, और जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रश्न से तीनों चीजें दी हुई है। क्योंकि A एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसके भाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने जो संख्या A थी उसको भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। मान लिया कि A बराबर P1 P2 n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अब n 2 भी हो सकते हैं, n 1 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड 1 होता है, किसी के 2 हो जाते हैं गुणनखंड में अभाज्य संख्या, किसी के गुणनखंड में 3 हो जाती है। वो n संख्याओं पर वेरी करेगा। इसका मतलब, और हमें दिया हुआ तो A स्क्वायर क्या बन गया यहाँ से? P1 स्क्वायर P2। तो A स्क्वायर के में गुण जो अभाज्य गुणनखंड में है इनमें भी अभाज्य संख्या P1 P2 Pn ही रहेंगी। P A स्क्वायर को विभाजित करता है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब P क्या है? A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, P A स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड है, और P A स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब P जो A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में से ही कोई एक है, तो P1 P2 में से ही कोई एक होगा। तो P1 P2 में से ही एक है, क्योंकि A के जो भाज्य गुणनखंड है वो क्या है? P1 P2 Pn। इसका मतलब P किसके भाज्य गुणनखंड में भी विद्यमान है? A के भी है।
तो P एक के भाज्य गुणनखंड में विद्यमान है, इसका मतलब पक्का किसको विभाजित करता है? P एक को भी विभाजित। और ये रिजल्ट अपने काफी यूजफुल होता है। इसका एक छोटा सा मैं यहाँ पे आगे देखूं, जैसे एग्जाम्पल, इसको समझाने की कोशिश करें कि जैसे मान लो कोई भाज्य संख्या 3 है, वह 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी मतलब भाज्य संख्या P ए स्क्वायर, ए हमने 15 ले लिया, तो 15 को स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पक्का 3 ए को भी 15 को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब यही है, तो वह पक्का उसको विभाजित करेगा। जैसे कोई भी यहाँ पे ले लो, मैं कहता हूं कि 5 है, वो 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 यहाँ P लिया, ये ए 15 है, P 15 ए के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो देख लो पक्का P 15 को भी विभाजित करती है। ये रिजल्ट अपने को जो लाइन टू लाइन याद रखना है कि कोई भी भाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वह भाज्य संख्या होनी चाहिए P, वह उस संख्या को भी विभाजित करती है। यही कहने का अपना जो रिजल्ट था। इसी रिजल्ट को प्रयोग करेंगे हम जब भी जहां किसी संख्या को अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या प्रूव करना है, तो वहां पे हमें देखना होता है कि ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। इसी को आधार लेके इसी प्रमेय का प्रयोग करते। अब यहां से एक चीज और आ जाती है, देखो मान लो कोई संख्या है 2, कोई अभाज्य संख्या है, किसी संख्या को विभाजित करती है, तो हमने कहा है वही बात, वह उसके गुणनखंड में होगी। जैसे 2 है, वह 6 को विभाजित करता है ना, तो मैं 6 को क्या व्यक्त कर सकता हूं? 2 गुणा 3। ये काम आएगा अपने कि देखो कोई एक अभाज्य संख्या है, यहां से उस प्रमेय को अब देख छोड़ते हैं। एक चीज और बताता हूं कि जो ये देखो कि मान लो एक संख्या अभाज्य संख्या है, बड़ी अभाज्य संख्या ले लें, 15 को विभाजित कर, 15 को विभाजित कर, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? ये संख्या विभाजित करती है, तो मैं 5 गुणा 3 लिख सकता हूं। मान लो कोई भाज्य संख्या है 7 है, 21 को विभाजित करती है, तो मैं 21 को क्या लिख सकता हूं? 7 गुणा 3। मतलब यहाँ कोई एक संख्या 7 गुणा, एक भाज्य संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, तो वह उसका गुणनखंड होगा। उसके गुणनखंड में उस संख्या को तो लेना ही लेना है। कोई भी भाज्य संख्या है, वो किसी संख्या को विभाजित करती है, तो वो उसके भाज्य गुणनखंड में विद्यमान होगा। ये प्रयोग करना है, यही लेना है। मान लो कोई संख्या है, जैसे 7 ही लिया, वो किसी संख्या C को विभाजित करती है, हमें नहीं पता C क्या है, तो पक्का 7 क्या होगा? उस C का गुणनखंड होगा। अब ये संख्या आगे कुछ भी आ जाएगी, वह पक्का 7 क्या होगा? उसका गुणनखंड होगा। जैसे मैंने कह दिया कि 3 है, वो किसी संख्या मुझे नहीं पता किसका है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B बराबर 3 गुणा एक संख्या होगा। और वो संख्या जो ये दी हुई उसी के आधार पर हो जाएगी। मतलब कोई अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या को विभाजित करती है, तो उसके गुणनखंड में पक्का विद्यमान होगी। एक रिजल्ट तो ये। दूसरा हमने अभी भी सिद्ध किया कि यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह उस संख्या ए को भी विभाजित करती है, बशर्ते P अभाज्य संख्या होती है। वो जरूर याद रखना है जब भी लाइन रखें। ऐसा नहीं कि कोई संख्या ए है, वो दूसरी संख्या को विभाजित, उसके वर्ग को विभाजित करती है, तो उसको भी विभाजित करती है। तो ये चीज है। इसके आधार पर हम क्या देखेंगे कि √2 क्वेश्चन आता है, यही आपके एग्जाम्पल है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूछ सकते √2, √3, √5, √7, हर का तरीका एक ही है, तरीका नहीं बदलता है। और यही अपनी प्रश्नावली में मुख्य तौर से एक तो क्वेश्चन ये है कि सीधा पूछता है, अरे क्वेश्चन एक टाइप का और आएगा, वो भी देखेंगे। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या? पहला क्वेश्चन यही बनता है, √2, √3 इनको सिद्ध करना। यही जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग है, मतलब उसके आधार पर सिद्ध करना है हमें। तो इसको कैसे देखेंगे? तो इसको करने के लिए देखो एक तरीका होगा। सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे कि जो मानेंगे इसको एक बार कि ये मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये मान लेंगे। और जब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, उसी आधार पर हम क्या कर देंगे, इसको जो माना था मान के लेके चलेंगे, और उसमें आगे एक्सपेरिमेंट जब देखते जाएंगे, तो जो आगे हम देखेंगे जो हम गलत आएगा, क्योंकि हमने पहले कोई चीज को गलत मान लिया,
तो उसके बाद में रिजल्ट ही गलत आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, जो माना था वो क्या है, गलत है। यदि पी नहीं तो क्यों नहीं, पी है तभी क्यों, ये अप्लाई होता है, जो बड़ी क्लासों में चलता है वैसे ये चीज। तो सबसे पहले अप्रिमेय संख्या है, अब हमें नहीं पता है या नहीं है, ऐसे तो कैसे प्रूव करें, डायरेक्ट तो इसका कोई प्रूफ होता नहीं। तो मैं इसको मान लूंगा कि नहीं ये तो एक प्रीमिय संख्या है, हम ये मान के चलेंगे, पहले सिद्ध करना है तो नहीं, अब कोई आके कह दे कि नहीं है तो हमने भी कह दिया कि ये एक अप्रिमेय संख्या नहीं है। माना, हमने अज्यूम कर लिया कि माना, तो इसका आंसर है कि माना √2 एक परिमेय संख्या क्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं पता है हमें, तो हम ये मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे तो आगे रिजल्ट गलत आ गया, तो मक्का मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं। तो मान लेते हैं हम, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम तो मान के करेंगे नहीं है, पहले ये बोल देंगे कि ये तो नहीं है, फिर देखते हैं क्या होता है। यदि सब कुछ आगे सही चल रहा है तब तो परिमेय है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, अपनी गणितीय जो सिद्धांत है उसमें दिक्कत आ रही है, इसका मतलब क्या है, √2 परिमेय है। आगे सारे रिजल्ट सही होने चाहिए जो हमने माना है। तो देखो √2 को पहले, सबसे पहले हम मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होती है तो अपने पास एक परिभाषा होती है कि रूट, जो परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p बटा q के रूप, इसमें व्यक्त कर सकते हैं p बटा q के रूप में, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को, परिभाषा से ही होता है, एक परिमेय संख्या, ऐसे ये नहीं लिखी, अतः परिभाषा से, जो परिमेय संख्या की परिभाषा से है उससे लिख देंगे कि √2 को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, कर सकते हैं। परिमेय है तो पक्का न पक्का कोई p बटा q होगा, कहने का मतलब ये। तो माना √2 बराबर क्या है, p बटा q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक। तो जब मान ही लिया परिमेय संख्या तो पक्का इसने इस रूप में होगी, p बटा q के रूप में होगी, ये कर दिया। अब हम देखते हैं p बटा q के रूप में व्यक्त किया है, तो यहां पे हो सकता है कि हमने, देखो परिमेय संख्याओं का भी सरलीकरण होता है, जैसे मैं यहां पे एक बार समझा देता हूं, मैंने कर दिया इसको 10/15 के रूप में व्यक्त कर दिया। तो परिमेय संख्याओं के बहुत रूप होते हैं, समान रूप जिसको बोल सकते हैं, उनका सरलीकरण एक लास्ट तक किया जा सकता है कि उसके बाद में कोई भी भाज्य संख्या इनको विभाजित नहीं करती, कोई भी एक संख्या। जैसे इसको मैं करूं तो देखो दोनों में 5 का भाग जाता है ना, 2/। अब दोनों का कोई भी क्या है, उभयनिष्ठ ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सकती। हमने पहले, आपने ऐसे आंख बंद करके कह दिया कि p बटा q है, मान लो जैसे 10/15 होती तो इसका सरलीकरण करना होता, परिमेय संख्याओं का सरलीकरण कर सकते समझने के लिए। एक लास्ट ऐसा रूप ले आएंगे कि इसके बाद में इनको कोई भी एक उभयनिष्ठ संख्या, जिसको उभयनिष्ठ पूर्णांक, ऐसा एक कोई संख्या जो दोनों को विभाजित करे, वो संख्या नहीं बचेगी। अब देखो 2 और 3 को ऐसी कोई संख्या नहीं है, इससे ज्यादा सरलीकरण हम नहीं कर सकते। तो p बटा पता नहीं क्या था, तो हम क्या करेंगे, यदि ये करें तो हम क्या करेंगे कि p बटा q को इस रूप में व्यक्त कर देंगे कि लास्ट में जब इसका सरलीकरण करते हैं, मतलब काट के, जो भी इनको कोई यदि उभयनिष्ठ पूर्णांक जो विभाजित कर रहा है उसके बाद में इनका सरलीकरण करते हैं। p तथा q को इनके उभयनिष्ठ पूर्णांक संख्याओं से विभाजित करते हैं तथा अब p बटा q सरलीकरण किया तो √2 बराबर माना a बटा b आ गया। जैसे अब डायरेक्ट भी, ये यहाँ कई डायरेक्ट भी बताते हैं। अब देखो p बटा q को तो क्या पता कोई संख्या थी जिनको कोई और संख्या भी विभाजित करती हो,
लेकिन हमने एक ऐसा लास्ट में विभाजित करने के बाद में ऐसा रूप प्राप्त कर लिया कि अब इसके बाद में इसको कोई भी संख्या, उभयनिष्ठ संख्या ऐसा नहीं जहां जहां ए तथा बी, ए व बी को एक दूसरे की सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, को एक के अलावा कोई, जहां एक और बी को एक के अलावा कोई पूर्णांक विभाजित नहीं करता। ऐसा कोई अपने पास एक के अलावा ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। मतलब कहने का मतलब अब अपने पास उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं बचा कि हमने काट के, जैसे हमने 10/15 को लिया था कि 2/3 के बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो दोनों को इस रूप में बदल लिया। सबसे पहले इस रूप में बदलना होता है। अपने डायरेक्ट करवाते हैं, यहां से डायरेक्ट लिया जाता है कि √2 = a/b है, जहां और ए और बी को कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है, डायरेक्ट यही लिया जाता है, यही करते हैं। लेकिन हमने समझ लिया, मान लो कि सरलीकरण रूप नहीं था तो उसको बदल लिया, पहले तो ये करना है। तो √2 = a/b मान के ही चलते हैं ज्यादातर। जिनको ए और बी को कोई संख्या, उभयनिष्ठ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को क्या करती हो, विभाजित करती हो। जब ये नहीं करती तो अब आगे देखेंगे। यह जिनको कह सकते हैं सहभाज्य संख्या। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर लेते हैं। तो यहां से एक देखो क्या आ जाता है कि मैं इसको बोल दूं, ये बी को इधर ले जाओ, b गुणा √2 बराबर a, b गुणा √2 बराबर क्या हो गया, a हो गया। तो b को उधर गुणा मिलेगी। अब हम क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर क्या कर लेते हैं, इनका वर्ग करते, वर्ग करने पर अब देखो हम इसका वर्ग करते। जब √2 बराबर हमने परिमेय संख्या मानी है, अभी तक हमने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया कि √2 को मान लिया एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो उसको a/b रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/, रूप में। ये यदि लाइन आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमने यदि काटा कि अब ऐसी √2 ऐसी संख्या है जिनको एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करती हो। इसका मतलब वो क्या है, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं मान ली। ए और बी को क्या माना है यहाँ पे, सहभाज्य। जब कोई ऐसी संख्या हो जिनको एक के अलावा नहीं विभाजित करते तो वो एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं बोला जाता है। फिर हमने बी को उधर ले, अब वर्ग करते हैं। यहां से शुरू होता है अपना क्वेश्चन, इसको वर्ग करो। तो वर्ग करते हैं तो देखो क्या आता है, इधर तो b गुणा √2 था, b इंटू √2 का वर्ग बराबर, और इधर भी क्या हो जाएगा, a का वर्ग। b √2, तो b गुणा √2 का वर्ग क्या बन जाएगा, b² गुणा 2 बराबर, b² गुणा 2 बराबर क्या बन गया। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं साधारण भाषा में कि 2b², 2 को पहले ले, एक ही बात है, वर्ग किया तो a² बराबर क्या बन गया, देखो a² बराबर बन गया 2b²। ये आया अपने पास। अब अपनी जो थ्योरम आएगी जो हमने अभी पढ़ी थी, और वो क्या कहती है, देखो हमें पता है कि a² के भाज्य गुणनखंड में 2 है। a² के भाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 किसको विभाजित कर रहा है, मैंने कहा था यदि कोई भाज्य संख्या किसी संख्या के गुणनखंड में है तो वो उस संख्या को क्या करती है, विभाजित। देखो a² के गुणनखंड बन रहे हैं कि 2 गुणा, अब b² के भाज्य गुणन, 2 एक भाज्य संख्या तो इसका भाज्य गुणनखंड है। अब b कोई भी संख्या हमें नहीं पता और भाज्य गुणनखंड आए, लेकिन 2a² के भाज्य गुणनखंड में है, और 2a² के भाज्य गुणनखंड में, इसका मतलब 2 किसको विभाजित कर रहा है, a² को। किसको विभाजित कर रहा है, a²। अतः चूंकि 2a² को विभाजित करता है, 2 किसको कर रहा है विभाजित, a² को विभाजित, अतः तो a² के भाज्य गुणनखंड में होगा, या 2a² नहीं, 2a² को विभाजित करता है। तो हमने जो प्रमेय पढ़ी है उससे लिख देंगे
कि दो ए को भी विभाजित करता है। तो हमने पढ़ा था वो किसको विभाजित करेगा, ये कहां से लिखेंगे, प्रमेय से। जो हमने प्रमेय यहां लिख दो, प्रमेय से, प्रमेय 1.1 नहीं, और प्रमेय का कथन लिखो तो और अच्छी बात है। यदि कोई भाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह भाज्य संख्या ए को भी विभाजित करती है। वो हमने अभी भी प्रमेय इसी अपनी क्लास में की है। तो दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यहां से पता चल गया। तो दो ए को भी विभाजित करता है, और दो एक भाज्य संख्या ए को विभाजित करती है, इसका मतलब दो किसके भाज्य गुणनखंड में होगा, ए के में। हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले, भाज्य गुणनखंड में अतः है, माना ए के भाज्य गुणनखंड में है तो 2 गुणा सी मान लेते, क्या मान लेते, ए बराबर 2 गुणा सी। ए के भाज्य गुणनखंड में आ गया 2, जहां सी एक पूर्णांक है, जहां सी क्या है, कोई आगे संख्या आ सकती। अब वो भाज्य है नहीं, वो हमें नहीं मतलब, कि यदि किसी संख्या जो भाज्य संख्या ए को विभाजित करती है तो उसके भाज्य गुणनखंड में। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर। हाँ तो देखो हमने, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम समीकरण 1 ले लेंगे और इसको हमने समीकरण 2 ले लिया, और अब हम मान रख देते हैं, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। रखने पर देखो क्या आएगा, क्या आएगा, ए बराबर 2c, यहाँ रखोगे तो 2c का स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2b स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2b स्क्वायर। 2 से 4 काट देंगे तो इधर तो बच जाएगा 2c स्क्वायर बराबर, यहां तक 2c स्क्वायर बराबर क्या बन गया, b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि बी स्क्वायर के जो मतलब बी स्क्वायर बराबर आ रहा है 2c स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर के गुणनखंड में भाज्य संख्या 2 है। वही जैसे हमें यहाँ आया था ना ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, का मतलब क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर के गुणनखंड में है 2, ए स्क्वायर के जो गुणनखंड है उसमें 2 है, तो 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। वैसा का वैसा ही यहाँ देख लो, बी स्क्वायर के गुणनखंड में है, बी स्क्वायर बराबर है 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर के गुणनखंड में है 2, बी स्क्वायर के गुणनखंड में, इसका मतलब 2 बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, वैसा का वैसा है। और यदि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, का मतलब 2 2 एक प्राइम नंबर है, और हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी विभाजित करता है। हमने देखो पहले अभी भी निकाला है, पहले वाले में देखो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया था कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये भी दिखा है, और 2 किसको विभाजित करता है, बी को भी। कहता है 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित, 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित। जबकि शुरू में देखो आप एक बार कि हमने यहाँ क्या लिया था कि हमने कटपीट के ए और बी ऐसे लिए थे कि जिनको एक के अलावा कोई भी पूर्णांक विभाजित नहीं करता। और जबकि हम आगे चले और चले तो क्या आ गया, चलते गए तो क्या है कि 2 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। वहां शुरू में हम क्या लेके चले कि 2 ए बटा बी ऐसी, ए और बी ऐसी संख्याएं जिनको एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं करता। जबकि हमने आगे बढ़े, वर्क किया और थ्योरम का प्रयोग किया तो पता चला कि 2 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गलती कहां थी अपनी, ये गलत क्यों आया, ये गलत इसलिए आया कि हमने किसको माना था, √2 को क्या मान लिया था हमने, प्रीमिय संख्या, जो कि गलत है। क्योंकि हमने जब शुरू में ही गलत मान लिया तो आगे तो जो परिकल्पना हमने जो सोचा है वो सारी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई, जो कि विरोधाभास है। इसका विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन बोलते हैं, जो कि विरोधाभास। और वो किसका विरोधाभास है, जो हमने माना था, क्या माना था कि √2 एक प्रीमिय संख्या है, उसका विरोधाभास आ गया।
अतः रूट 2 क्या है, विरोधाभास है। इसका मतलब जो हमने परिकल्पना की थी, अतः परिकल्पना जो माना था या जो परिकल्पना रूट 2, अतः परिकल्पना जो गलत है, इतना लिख दो। अतः रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये है। तो जो हमने क्या माना, तो इसका एक ही तरीका। अब हम जब क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमने पूरा डिस्क्राइब किया है। देखो हमने शुरू में क्या लिया, रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो हमें क्या करना है कि रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानना है। रूट 2 को क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि हमने कि अब हमें नहीं पता, डायरेक्ट तो कोई इसका नहीं मिलेगा, तो उल्टे तरीके से सिद्ध करेंगे कि हम पहले ऐसा मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद में जो चीजें हैं वो आगे गलत मिलेंगी, इसका मतलब जो माना था वही गलत था, उसका कंट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से एक तरीका देखना कि हम मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट 2 बराबर क्या है, ए बटा बी है। रूट 2 परिमेय पी बटा क्यू है। जहां ए और बी को एक के अलावा कोई भी पूर्णांक विभाजित नहीं करता, या दो ए और बी दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, सीधा लिख दो। ये पी बटा की, ये तो हमने काट के लिखा है, वर्णन किया है। वरना हमें यदि परीक्षा में ये नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना लिखेंगे परिभाषा के अनुसार इसको ए बटा बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां ए और बी को उसी रूप में डायरेक्ट मान लेंगे कि कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती, सीधा यहां आएंगे रूट 2 बराबर क्या है, ए बटा बी। इसका मतलब बी गुणा रूट 2 बराबर ए आ गया, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी रूट 2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो मतलब आ गया कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2b स्क्वायर। अब समझने वाली चीज यही है, देखो पहले रूट 2 को ए बटा बी मानना है, फिर वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में ए स्क्वायर के गुणनखंड में आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर के क्या आ रहा है, गुणनखंड में। जब गुणनखंड में आ रहा है, इसका मतलब 2a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। और जो हमने प्रमेय पढ़ी है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 2a को भी विभाजित करता है, वो हो जाएगा। 2a को विभाजित करता है, इसका मतलब कि क्या है, a के गुणनखंड में 2 मिलेगा। इसका मतलब a बराबर हमने क्या मान लिया, 2c मान लिया। जब a बराबर है तो यहां से नई चीज क्या आएगी कि 2 गुणनखंड में है तो a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब, और उस प्रमेय से 2a को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a बराबर क्या मान, 2c। a का मान वापस रखेंगे तो 2c स्क्वायर बराबर ये 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। वही चीज यहां वाली कि b स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब 2b स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो किसको विभाजित करता है, बी स्क्वायर। इसका मतलब 2 उसी प्रमेय से 2b को भी विभाजित करता है। 2b को भी विभाजित कर रहा है, 2a को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमने शुरू में लिया था कि क्या है, a और b को दोनों को एक के अलावा कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती। इसका मतलब जो माना वो क्या है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। तो जो हमने परिकल्पना की थी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसका मतलब 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और इस पे अपने एक दो क्वेश्चन है। रूट 2 रूट 3 को भी सेम तरीके से करेंगे, और रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।